मैंने कोई बात नहीं, आप जाइए। मैंने मोहन सिंह बिष्ट जी को 5 मिनट सदन का, आपकी इच्छा है, चलिए। मैंने आपके द्वारा प्रस्तावित एलओपी को बोलने का अवसर दिया, एलओपी का अवसर दिया। चलिए ठीक, आप बैठ जाइए। बैठिए, चलिए। अभय जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। मोहन सिंह बिष्ट जी का मैंने नाम बोला, नाम मैंने बोल दिया ना, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपको बैठना बैठिए, नहीं बाहर जाइए, नहीं बाहर जाइए प्लीज। मैं मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं इस मामले में जो मैं बोल चुका हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं शांति से। अब मैं समय नहीं दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, अब मैं कोई समय, आप बाहर जाना चाहते हैं जाइए। अभय वर्मा जी, एलओपी किसने डिक्लेयर किया? मोहन सिंह बिष्ट को एलओपी किसने डिक्लेयर किया? किसने एलओपी डिक्लेयर किया? विजेंद्र गुप्ता जी ने एलओपी डिक्लेयर किसने किया? पहले डिसाइड करके आइए एलओपी कौन है। एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी ने डिक्लेयर किया, इसी सदन में डिक्लेयर किया। अब आप जाइए प्लीज, आप एक निर्णय करिए एलओपी कौन है आपका। एलओपी का नाम विजेंद्र गुप्ता जी ने डिक्लेयर किया सदन पटल पे, पूरे सदन पटल पे डिक्लेयर किया। जाइए भाई, आप माननीय सदस्यों से प्रार्थना बैठ जाए, वो मैं हैंडल करूंगा। चलो आप देख लीजिए भाई साहब, अभय वर्मा जी, चलिए अब जो मैंने हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैंने आपको एलओपी को समय दिया, आप नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, जाइए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, एलओपी को मैंने समय दिया, वो नहीं बोले। उन्होंने कहा मैं तैयारी करके नहीं आया। आप सदन से वॉकआउट कर चुके थे। चलिए, मैं एलओपी नाम देता है, एलओपी नाम देता है। विजेंद्र गुप्ता जी ने डिक्लेयर किया एलओपी, अभी विजेंद्र इसी सदन में। चलिए बाहर जाइए, अब बाहर जाइए। मैं दोनों माननीय सदस्य प्रार्थना, बाहर जाइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया जी की याद आ रही है। आज ये 10वां बजट है हमारी सरकार का। इसके पहले के 9 बजट मनीष सिसोदिया जी ने इस असेंबली में पेश किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल का बजट भी मनीष सिसोदिया जी ही इस असेंबली में पेश करेंगे। आज ये पूरा हाउस उन्हें याद कर रहा है। उनकी अनुपस्थिति में आतिशी जी ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आज का ये बजट रखा, ये संसद असेंबली के अंदर बजट रखा है और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि ये बजट बहुत अच्छा है और इसमें समाज के सभी तबकों का और सभी सेक्टर्स का ख्याल रखा गया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, नाली हो, ड्रेनेज हो, सबका इसमें ख्याल रखा गया। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर एक का इस बजट के अंदर ख्याल रखा गया है। तो मैं आतिशी जी को भी ये बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में इस देश में 2 घटनाएं घटी। मई 2014 में देश के लोगों ने केंद्र में मोदी जी को भारी बहुमत देके, बीजेपी को भारी बहुमत देके 282 सीट आई थी शायद पहली बार इनके 2014 में। 282 सीट देके, भारी बहुमत देके केंद्र के अंदर उनकी सरकार बनाई और उसी वर्ष के अंत में फरवरी 2015 में
एक आधे राज्य दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट देके भारी बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक नई पार्टी की सरकार बनी। तो एक केंद्र के अंदर सरकार बनी और एक दिल्ली के अंदर सरकार बनी, दोनों भारी बहुमत से सरकार बनी। और जब जनता भारी बहुमत से सरकार बनाती है तो जाहिर तौर पे जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं उन सरकारों से। इन दोनों सरकारों ने पिछले 10 साल के अंदर 2 किस्म के देश के सामने गवर्नेंस के मॉडल रखे हैं, और ये दोनों गवर्नेंस के मॉडल ऐसे हैं जो आपको चुनाव जिताने की गारंटी लेते हैं। उनका भी चुनाव जिताता है, इनका भी चुनाव जिताता है। एक गवर्नेंस का मॉडल है विकास का मॉडल और एक गवर्नेंस का मॉडल है विनाश का मॉडल। हमने आम आदमी पार्टी ने 2015 फरवरी में जो भारी बहुमत मिला, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं थी दिल्ली के अंदर, ना पुलिस हमारे पास, ना एलजी हमारे पास, ना कोई पावर ही नहीं थी हमारे पास। लेकिन हमने धीरे धीरे करके लड़ लड़ के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के बच्चों को भविष्य दिया, गरीब के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना दिया, उनके सपनों को पूरा किया। किसी के घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम किया। बिजली 24 घंटे की, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं बुजुर्गों को। इतने सारे काम किए, जनता बड़ी खुश हो गई, जनता का दिल जीतने का काम किया। ये एक मॉडल था जो आम आदमी पार्टी ने विकास का मॉडल किया। और उसके बाद हम लगातार एमसीडी के चुनाव हुए, उसके बाद हम 2020 में चुनाव हुए, लगातार सारे चुनाव भारी बहुमत से जीतते जा रहे हैं। और ये अभी जो बजट रखा गया, अब तो जनता कह रही है कि ये 7 सीट भी हमारी आएंगी इस बार। ये था विकास का मॉडल। 2014 मई में जो बीजेपी को भारी बहुमत मिला और 280 सीट आई, उन्होंने एक दूसरा गवर्नेंस का मॉडल रखा जो है विनाश का मॉडल। उस विनाश के मॉडल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे, फिर तो यही है। ये दूसरा मॉडल है जिसके अंदर आप विपक्ष को एक एक करके खत्म करते जाते हो, सरकारें गिरा देते हो, एमएलए तोड़ लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, धमकी देते हो। और इनके विनाश मॉडल का दूसरा हिस्सा है कि पूरे देश में कहीं कोई विपक्ष की सरकार अच्छा काम कर रही हो, उनके कामों को रोको, खुद अच्छा काम नहीं करो, उनको अच्छा काम करने से रोको। अगर कोई देश हित में, इस देश में दूसरी सरकार कोई काम कर रही है तो उसको अच्छा काम करने से रोको। ऐसा नहीं कि इनको देश ने मौका नहीं दिया अच्छा काम करने का। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में एक स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं किया। अभी जो गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया कि ये मनीष सिसोदिया रोज जा जाके स्कूलों में फोटो खिंचवाता है डेस्क पे बैठ बैठ के, तो एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया मैं भी जाके डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं गुजरात के किसी सरकारी स्कूल में जाके डेस्क पे बैठ के बच्चों के बीच में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढा इन्होंने, 30 साल में एक स्कूल ऐसा नहीं मिला पूरे गुजरात में जहां प्रधानमंत्री जी जाके इज्जत के साथ फोटो खिंचवा सकते। तो उन्होंने टेंट में एक टेंट लगाया गया और उस टेंट के अंदर 5 बच्चे बिठाए गए, 4 डेस्क बिठाए गए, एक फर्जी टीचर सामने, और वहां प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाया। अगले दिन जब हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, वो टेंट भी नहीं था और क्लासरूम भी नहीं था और स्कूल भी नहीं था, टीचर भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे।
तो ऐसा नहीं कि देश ने इतना भारी बहुमत दिया, ये चाहते तो देश का दिल जीत सकते थे। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जनता वैसे ही कहती है यार इनको, जैसे दिल्ली में कहती है। दिल्ली में तो हमारे पास पावर ही नहीं है, हमने कौन सी ईडी फीडी छोड़ रखी है इनके पीछे। खूब फल फूल रहे हैं ये लोग भी, सारा विपक्ष फल फूल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में तो हम लोग हैं ना। इन्होंने ईडी का और पैसे, आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने, तो बता ही नहीं रहे किस किस कितने बॉन्ड किसको किस पार्टी ने दिए। और ये तो 1 नंबर का पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से 2 नंबर का पता नहीं कितना पैसा का। एक एक एमएलए 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर जाके। इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हरीश रावत की सरकार बनाई, एमएलए खरीद के एमएलए तोड़ के इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने जा रहे हैं थोड़े दिन के अंदर। और फिर कहते हैं हम जीतते हैं। ये जीतते थोड़ी हैं, सरकार गिराते हैं, ये जीतना थोड़ी है। ऐसे बनाओगे सरकारें तुम। इन्होंने एक एक करके पार्टियां तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, एमवीए की सरकार बनाई, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई। अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, सारे एमएलए इन्होंने तोड़ दिए। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने एनसीपी के एमएलए तोड़ दिए, वहां की सरकार गिरा दी इन लोगों ने। इनका फॉर्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही मत, कोई विपक्ष में ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव किस बात के होंगे, फिर तो इन्हीं को वोट पड़ेंगे। सबको जेल में डाल दो, कोई सामने ही नहीं रहेगा। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। क्यों कहते हैं सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही नहीं, सारे जेल में डाल दिए तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। तो ये इनका बड़ा सही फॉर्मूला है। अब ये एक और उस पे आए हैं, ये कह रहे हैं हम तो 370 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं, ये नया अब है, अगले 5 साल में ये चलेगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, घर बैठो, वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना, हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका यह कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। अगर इस देश के अंदर जनतंत्र खत्म कर दिया जाए, मैं मन में सोच रहा था आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अब ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा चारा केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं बीजेपी वाले से बात कर रहा था, बीजेपी में कई दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में, सारे खराब नहीं हैं। तो बीजेपी वाले से बात कर रहा था, वो बोली जी पूरी प्लानिंग है, आपको जेल में डालेंगे, आपकी सरकार गिराएंगे, सरकार गिराने के बाद सबसे पहला काम करेंगे
ये जो बिजली फ्री कर रखी है ना, इसको बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? बोले पूरे देश में तकलीफ हो रही है, किसी भी बीजेपी के राज्य में बिजली मुफ्त नहीं है। आपने दिल्ली में कर दी, अब पंजाब में कर दी, जहां जाओगे आप बिजली मुफ्त का दावा करते हो। हम तो नहीं कर सकते, हम तो पैसे खाते हैं, इतना बजट कहां से आएगा भाई? पैसे भी खा ले और बिजली भी मुफ्त कर दे, दोनों तो नहीं हो सकते। तो बिजली मुफ्त को सबसे पहले बिजली मुफ्त खत्म करेंगे, फिर ये तुम्हारे स्कूल खराब करेंगे। ये जो तुमने स्कूल बने, बोला हमसे तो होते नहीं है, दूसरे बीजेपी ना गुजरात में कर सके, ना मध्य प्रदेश में कर सके, ना राजस्थान में, हमसे तो होते नहीं है। फिर स्कूल खराब करेंगे, फिर मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे और फिर अस्पताल बंद करेंगे। ये पूरी प्लानिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने। केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद दिल्ली को बर्बाद करेंगे। मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, इतने नोटिस भेज, सारी एजेंसी, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मैं मन में सोचता हूं यार, 2-4 आतंकवादियों को भी नोटिस भेज लो। सारे नोटिस, 8 सम्मन आ गए मेरे पास, ईडी के 8 सम्मन। अब बता रहे 9वां भी आने वाला रास्ते में है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम जितने सम्मन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आज मैं इस सदन के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि 8 सम्मन आए हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, एक बीजेपी वाले ने बड़ा सही बोला है, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त। केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त। अगर उसके स्कूल और अस्पताल देख लिए तो मोहब्बत हो जाएगी केजरीवाल से। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा बुत एक महापुरुष का मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एक ही महापुरुष मिला। कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर का बुत। बाबा साहब अम्बेडकर 1915 में, 13 या 15 के आसपास, कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना था कि अभी तक जितने 100-125 साल की पुरानी यूनिवर्सिटी है, जितने लोग पढ़ने के लिए आए, उसमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट हमारा बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब थे, पैसे की मोहताज नहीं है इंटेलिजेंस। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस जो है वो किसी जाति का मोनोपोली नहीं है, किसी भी जाति के अंदर इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं। तो हमें गर्व है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, जिनका बुत आज कोई बता रहा था लंदन स्कूल ऑफ एक्सचेंज के बाहर भी शायद उन्होंने लगाया, वहां भी लगाया उन्होंने बुत उनका। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो इस जात का हो चाहे उस जात का हो, हर एक को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज उनका ये सपना, मुझे बेहद खुशी है। हमारे आइडल हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी फ़ोटो हम अपने घरों में भी लगाते हैं, ऑफिसों में भी लगाते हैं। आज उनका सपना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान हमें आशीर्वाद दे कि उनका सपना हम पूरा करें। लेकिन जो काम भी आज हम दिल्ली के अंदर करने की कोशिश करते हैं, वो बीजेपी वाले, जैसे मैंने कहा, इनका विनाश का मॉडल है। ये बीजेपी वाले हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने दिल्ली वालों का कोई काम रुकने नहीं दिया। देरी जरूर कर दी इन्होंने। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिल्ली के अंदर आज 10 साल के बाद भी, लगभग 9 साल के बाद भी हम 530 मोहल्ला क्लिनिक बना पाए। पंजाब में हमारी सरकार बनी है, फुल गवर्नमेंट है, 2 साल के अंदर हमने 830 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, क्योंकि वहां रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ इतना लड़ना पड़ा मेरे को, इतना, जब शुरू में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पहले तो एलजी साहब ने 2 साल तक फाइल नहीं पास की।
2 साल एलजी साहब, मेरे को पता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फाइलें। बताओ इनकी पिताजी का क्या जाता था अगर दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज मिल जाता था? इनको क्या तकलीफ हो रही थी जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया? इनको एक ही तकलीफ थी, केजरीवाल ने अच्छा काम कर दिया तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो ये विनाश का मॉडल है, अच्छा काम नहीं करने देना, विपक्ष के लोगों को अच्छा काम नहीं करने देना। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर, उस टाइम एमसीडी में इनकी सरकार थी। बुलडोजर भेज के इन्होंने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के तोड़वा दिए। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक, अरे भाई कोई इलीगल एनक्रोचमेंट हो, क्या दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को इलीगल एनक्रोचमेंट माना जा सकता है? दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने एमसीडी से बुलडोजर भेज के तोड़वा दिए। लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं था, दिल्ली वालों का बेटा हूं मैं, तो हमने रुके नहीं। हम 530 मोहल्ला क्लिनिक आज दिल्ली के कोने कोने में काम कर रहे हैं और अभी बन रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर, हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे रुकवा दिए इन लोगों ने। एलजी साहब ने 2 साल तक फाइलें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 2 साल जब नहीं साइन की एलजी साहब ने फाइल, तो मैं, गोपाल राय, सतिंदर जैन और मनीष सिसोदिया एलजी के घर के अंदर घुस के हमने धरना दिया और फाइल साइन करा के लाए एलजी से। काम रुकने नहीं दिया, लेकिन 2 साल पहले हो जाता वो काम। जो 2 साल एलजी साहब ने लगा दिए, 2 साल पहले हो जाता वो काम। इन्होंने घर घर राशन स्कीम हम करना चाहते थे, उन्होंने वो साइन राशन की स्कीम पास करने दी। अभी पिछले हफ्ते पंजाब जाके मैं घर घर राशन की स्कीम लागू करके आया हूं। पंजाब में लागू हो गई, पंजाब में लोगों को राशन मिलने लग गया। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली के लोगों के लिए एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। पिछले साल इतने घटिया लोग हैं ये लोग, इन्होंने 2 महीने के लिए मेरे दिल्ली वालों को इतना सताया, इतना सताया। 2 महीने के लिए इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद कर दी। दिल्ली के अस्पतालों में खिड़की के बैठने वाले जो ऑपरेटर होते थे, जो रजिस्ट्रेशन करते थे, लाइन लगती है, रजिस्ट्रेशन कराता है, एक आदमी मरीज आता है, वो वहां बैठने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी इन लोगों ने। पाप चढ़ेगा इन लोगों को, इनको लगता है ये खुदा हो गए, लेकिन खुदा तो कोई और है, खुदा तो ऊपर है, भगवान तो ऊपर है, भगवान देख रहा है। इनको पाप चढ़ेगा इन लोगों को। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगला जन्म भी होता है, ये आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण करती है। अगले जन्म में इनका क्या हाल होगा, मैं सोच के मैं, जिस तरह से ये दवाइयां रोक रहे हैं, टेस्ट रोक दिए इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक के सारे टेस्ट बंद कर दिए इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक का किराया बंद कर दिया इन लोगों ने। 2-3 महीने तो मेरे दिल्ली वालों को तकलीफ हुई, लेकिन मैं भी नहीं रुका। मैंने सारा दोबारा चालू करा दिया, दिल्ली वालों का सारा दोबारा चालू करा दिया। अध्यक्ष महोदय, गौतम बुद्ध के जीवन से एक कहानी सुनते हैं। सिद्धार्थ गौतम उनका नाम होता था। जब छोटे बच्चे थे, एक दिन सिद्धार्थ गौतम, वो एक राजा के बेटे थे। सिद्धार्थ गौतम एक दिन जब बगीचे में घूम रहे थे, अचानक उनके सामने एक हंस आके गिरा। उसके हंस को तीर लगा हुआ था, किसी ने तीर मारा हुआ था, वो तीर लगा और वो पक्षी जो है वो सामने आके उनके गिरा। सिद्धार्थ गौतम ने जाके उस पक्षी को उठाया, तीर निकाला, मरहम पट्टी की और उसकी जान बचाई। इतने में सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई देवदत्त सामने से दौड़ा दौड़ा आया और देवदत्त आके सिद्धार्थ गौतम को बोलता है कि ये पक्षी मेरा है, इसको तीर चला के मैंने गिराया है, ये पक्षी मुझे दो। सिद्धार्थ गौतम कहता है ये पक्षी मेरा है क्योंकि इसकी जान मैंने बचाई है। तो वो कह रहा है कि ये पक्षी मेरा है, इसको मैंने मारा है। ये कह रहा है ये पक्षी मेरा है, इसे मैंने बचाया है। तो दोनों भाई लड़ते लड़ते राजा के दरबार में जाते हैं, राजा के सामने पूरी कहानी सुनाते हैं और राजा बोलता है कि दोनों भाई अलग अलग खड़े हो जाओ। पक्षी को बीच के अंदर रख दिया जाता है ताकि पक्षी तय करेगा कि मैं किसके साथ जाऊंगा। और पक्षी धीरे 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 चलते चलते सिद्धार्थ गौतम के पास आ जाता है। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कहानी, इसमें बताया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सिद्धार्थ गौतम है।
देवदत्त वो बीजेपी है और ये हंस दिल्ली की जनता है। बीजेपी रोज तीर चला रही है दिल्ली की जनता के सीने के अंदर। बीजेपी रोज मार रही है दिल्ली की जनता को। आम आदमी पार्टी रोज बचा रही है दिल्ली की जनता को, मरहम कर रही है, पट्टी कर रही है, उसके जख्म दूर कर रही है। और जाहिर तौर पे पूरी की पूरी जनता आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली वालों से बेहद प्यार करता हूं और दिल्ली के लोग मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक बहुत छोटा आदमी था और मेरे जैसे आदमी को दिल्ली के लोगों ने इतने प्यार और विश्वास से इतनी बड़ी पोजीशन पे बिठा दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आज अगर दिल्ली के किसी भी परिवार में कोई तकलीफ होती है, यहां पे दर्द होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि दिल्ली के लोगों की तकलीफों को मैं दूर कर सकूं। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरे और दिल्ली के लोगों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं पुराने जन्मों का कुछ है। मेरे और दिल्ली के बीच के रिश्ता जो है ये कुछ ना कुछ तो पुराने जन्मों का कुछ है, जो आज इस जन्म के अंदर मेरे को अचानक इतना बड़ा पद दिल्ली के लोगों ने इतना विश्वास और इतना प्यार दे दिया। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें दिल्ली के दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा कि दिल्ली के दुश्मन कौन हैं। जो लोग दिल्ली के लोगों की दवाइयां रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन हैं। जो दिल्ली के बच्चों के स्कूल रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन हैं। जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनने से रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन हैं। जो दिल्ली के लोगों की बिजली सब्सिडी और बिजली रोक रहे हैं वो दिल्ली के दुश्मन हैं। आज दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को मिलकर इन दुश्मनों को सजा देनी पड़ेगी। इन दुश्मनों को दिल्ली से निकालना पड़ेगा और परमानेंटली निकालना पड़ेगा। बहुत हो गया इन लोगों का। मुझे बेहद खुशी है कि इस बजट के अंदर महिलाओं के लिए, हर 18 साल से ऊपर की महिला के लिए 1000 रुपए का ऐलान किया गया है। मैं कई सारे वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोगों की क्वेश्चंस हैं जिसको मैं दूर करना चाहता हूं। एक तो हर परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं जो इसमें पात्र हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक परिवार से एक महिला को मिलेगा। अगर किसी परिवार में माँ है, बहू है, बेटी है और तीनों एलिजिबल हैं तो तीनों को 1000 रुपए अलग अलग दिए जाएंगे। तो एक तरह से उन तीनों को मिला के साल में 36,000 रुपए इस योजना के तहत उनको दिए जाएंगे। और बीजेपी वाले इसका खूब विरोध कर रहे हैं। महिलाओं को पैसे देने की क्या जरूरत है, महिलाएं बिगड़ जाएंगी, महिलाएं जिम्मेदार नहीं होती हैं, महिलाएं ये, महिलाएं वो। इतना ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध आम आदमी बीजेपी वाले बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता इनको महिलाओं से इतनी क्यों तकलीफ है। बैठे दे देंगे बैठ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप समर्थन करते हैं? क्या आप समर्थन करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप समर्थन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समर्थन करते हैं इस योजना का? लगाने का पूरा अधिकार है। क्या आप समर्थन करते हैं इस योजना का? एक स्टेटमेंट बता दीजिए, हमने आपकी इस योजना का विरोध किया। एक सिंगल क्यों नहीं है भाई, है ना? मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि हम इस देश के हर परिवार के बारे में सोचते हैं, लोगों की बिजली मुफ्त करते हैं, लोगों के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराते हैं, आपने अपनी बात कह दी। महिलाओं को 1000 रुपए देते हैं। हम अपने अरबपति दोस्तों को पैसे नहीं दे रहे जैसे ये लोग अपने अरबपति दोस्तों के लिए काम करते हैं। बोल रहे हैं इसलिए इनको इतनी तकलीफ हो रही है। मैं बीच में इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर केजरीवाल ने महिलाओं को इतने पैसे दे दिए तो इनके अरबपति दोस्तों को पैसे लूटने के लिए नहीं बचेंगे इन लोगों के लिए। वो डिस्टर्ब कर रहे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी घटना घटी है कि पहले ये सारी पार्टियां मिलकर कहती थी मैनिफेस्टो लेके आएंगे, संकल्प पत्र लेके आएंगे चुनाव के पहले। ये हम लोगों ने कहना चालू किया केजरीवाल की गारंटी। हमने कहना चालू किया केजरीवाल, आजकल ये भी गारंटियां दे रहे हैं।
तो मैं कहना चाहता हूं, जब बजने लगी खतरे की घंटियां तो मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। जब बजने लगी खतरे की घंटियां तो मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। तो अध्यक्ष महोदय, देश के सामने दो मॉडल हैं, एक विकास का मॉडल है, एक विनाश का मॉडल है। दोनों मॉडल चुनाव जिताते हैं। देश की जनता को तय करना है कि उनको देश का विकास चाहिए कि देश का विनाश चाहिए। लेकिन लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, लोगों को देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है इस देश के अंदर। मैं फिर से आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस पूरे सदन को बधाई देता हूं, इतना शानदार बजट दिल्ली की जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 4 मार्च 2024 को सदन में प्रस्तुत डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर डिमांड वाइज विचार होगा। डिमांड नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें रेवेन्यू में 51 करोड़ 57 लाख रुपए तथा कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।